वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हमने डिस्कस किए थे ए और बी, है ना, A21 B21 B12, ये जो आइंस्टीन कोफिशिएंट हमने डिस्कस किए थे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, इनके बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम कंसीडर करेंगे टू लेवल सिस्टम, जिसमें एक की जो एनर्जी होगी वो E1 जो लो एनर्जी सिस्टम होगा, एक की एनर्जी होगी E2 जो हायर एनर्जी सिस्टम होगा। लोअर एनर्जी सिस्टम के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे N1, और हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेवल जो है पर यूनिट वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ एटम्स हम कंसीडर करेंगे वो करेंगे N2, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हो जाएगी E2 माइनस E1 अपॉन H, और जो एनर्जी डेंसिटी है उसको हम शो करेंगे UV से, है ना। तो मैं लिख देता हूं कंसीडर टू लेवल एनर्जी सिस्टम, टू लेवल एनर्जी सिस्टम, टू लेवल एनर्जी सिस्टम विद एनर्जी E2 एंड E1, यहां जो E2 है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड N2 एंड N1 आर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू रिलेवेंट एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जो है वो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी कितनी, E2 माइनस E1 अपॉन H, एंड जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, U और न्यू, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर होगा। अब पॉपुलेशन पहले 1 से लेकर कहां तक लाएंगे, 2 तक लाएंगे, 1 से 2 में लाएंगे, यानी कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से। जो सेकंड स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो वहां पर हमें एब्जॉर्प्शन का ट्रांजिशन चाहिएगा, और उस केस में जो हमारे पास आइंस्टीन कोफिशिएंट होता है उसको हम लिखते हैं B12 से, है ना। तो पहला जब हम एब्जॉर्प्शन के लिए बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया E1, ये हो गया कौन सा स्टेट, E2 स्टेट, और यहां से यहां इस तरह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लो से और हाई स्टेट के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये फोटोन आ रहा है कितना, H न्यू एनर्जी के साथ फोटोन आ रहा है। और ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस हो गई एब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस कौन सी हो गई, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई। तो पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एज द एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब रेडिएशन एट फ्रिक्वेंसी न्यू। और इस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम किससे लिखेंगे, B12 N1 और UV। तो द पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट is increased, population of excited state is increased due to absorption process, due to absorption process। और ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है इसका जो रेट है वो कितना होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा B12 N1 और UV, B12 N1 UV, जहां B12 है ये कहलाएगा आइंस्टीन कोफिशिएंट, B जो है वो क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट, और ये एक कांस्टेंट है। इसकी यूनिट मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, तो यूनिट इसके ध्यान रखना। इसी तरह से जो एमिशन होगा, पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट जो डिक्रीज होगी, पहले तो वो इंक्रीज कर लिया, अब उसको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करने के लिए एमिशन करना है। तो एमिशन जो होगा वो दो तरीके से होगा, एक स्पॉन्टेनियस और एक स्टिमुलेटेड। तो पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, पॉपुलेशन
population of excited state is decreased by two emission two of emission any of two emission process by two emission process दो एमिशन प्रोसेस हम यूज करते हैं. पहला स्टिमुलेटेड और दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्टिमुलेटेड क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं. तो एक तो ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया. यहाँ का जो एनर्जी लेवल है वो E2 हो गया और यहाँ का एनर्जी लेवल E1 हो गया. ये एनर्जी लेवल E2 है और ये एनर्जी लेवल E1 है. दोनों में ही एमिशन हो रहा है, दोनों में ही क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है. और फोटोन जो है वो बाहर निकल रहा है H और फोटोन जो है वो बाहर निकल रहा है H. ठीक है. स्पॉन्टेनियस एमिशन की जब हम बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ स्पॉन्टेनियस एमिशन और ये है स्टिमुलेटेड. ये कौन सा हो गया, स्टिमुलेटेड. आप चाहो तो पहले वाले को स्पॉन्टेनियस लिख लो, दूसरे वाले को स्टिमुलेटेड लिख दो, तो उसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. तो जब स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा तो उसमें जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो कितना होगा, वो होगा A2, 1 और N2. तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस, तो यहां पे जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा, रेट ऑफ डिक्रीज यहां पर वो कितना होगा, वो होगा A21 और N2. A21 और N2 और जो एनर्जी डेंसिटी है वो, और यहां पर जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा, रेट ऑफ डिक्रीज, यहां पर जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो किसके बराबर होगा, वो होगा B21 N2 और यहां पर एनर्जी डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई कर दो. तो ये यहां पर रेट ऑफ डिक्रीज होगा जब हम स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करेंगे. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन, तो ओवरऑल जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके बराबर होगा, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसमें से एमिशन को हम माइनस कर देंगे. तो दस द रेट ऑफ चेंज of emission, rate of change of emission of excited state या rate of change of excited state population is given by तो एक्साइटेड स्टेट जो है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, कितना आया और उसमें से कितना माइनस हुआ. तो है कितना उधर है N2, तो रेट ऑफ चेंज निकाल रहे तो dN2. आया कितना, आया V12 N1 U और न्यू. जा कितना रहा है, जा रहा है एक तो स्पॉन्टेनियस से, वो कितना जा रहा है A21 और N2, और कितना जा रहा है, और जा रहा है B21 और N2 और U और न्यू. तो ये तो जा रहा है किससे, ये जा रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन, ये हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन. ये कौन सा एमिशन हो गया, स्पॉन्टेनियस, ये हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन. और ये क्या हो गया, ये हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ चेंज होगा एक्साइटेड स्टेट पर वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन माइनस स्पॉन्टेनियस एमिशन माइनस स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन. अब जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, n इक्वल्स टू N1 प्लस N2. तो सिंस, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं. तो सिंस टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी n, ये किसके बराबर होगा, N1 प्लस N2. और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये कैसे लिखा जाएगा, dN1 अपॉन dt प्लस dN2 अपॉन dt. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dN2 अपॉन dt माइनस dN1 अपॉन dt, है ना, माइनस dN1 अपॉन dt. इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो यदि हम निकाले रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट, रेट ऑफ
चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं तो उसको हम लिखेंगे dn1 अपॉन dt, यानी कि जो हमने dn2 अपॉन dt की वैल्यू निकाली है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा कितना b12n1 और uv माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a21n2, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा b21n2 और uv, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन और एट ग्राउंड स्टेट। स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा, dn1 अपॉन dt और dn2 अपॉन dt दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इन स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा कि dn1 अपॉन dt बराबर माइनस dn2 अपॉन dt, ये दोनों ही जीरो के बराबर होंगे। तो ये दोनों जीरो के बराबर होंगे तो हमने जो इक्वेशन फर्स्ट लिखी है, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ गई हमारी, ये हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है किसके इक्वल हो जाएगी, हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b12n1 u न्यू माइनस a21 माइनस a21 n2 माइनस b21 और n2, और ये क्या हो जाएगा u और न्यू, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको किसके इक्वल कर दिया, जीरो के इक्वल कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से हम एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी की हमारे पास वैल्यू आएगी, एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी, जब हम इसको मैथमेटिकली चेंज करेंगे, यानी कि इसको जब हम रीशफल करके रीएडजस्ट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा a21 n2 अपॉन b12 n1 माइनस b21 n2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a21 n2 अपॉन, इसमें से माइनस क्या हो रहा है, b12 n1 माइनस b21 n2, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। यदि इसको हम डिवाइड कर दें किससे, n2 के साथ और b21 के साथ, तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं b21 के साथ डिवाइड कर देता हूं और n1 के साथ n2 के साथ डिवाइड कर देता हूं, a21 अपॉन b21, b12 अपॉन b21, यहां बन जाएगा n1 अपॉन n2 और -1, ये हमारे पास बन गया। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में मैंने पढ़ा है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू MB स्टैटिस्टिक्स, n2 ओवर n1 किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू अपॉन KT, h न्यू अपॉन KT इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ से हम वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ से वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, u न्यू इक्वल्स टू, ये वैल्यू बन जाएगी a21 अपॉन b21, a21 अपॉन b21 इक्वल्स टू अपॉन b12 अपॉन b12 अपॉन b21, ये और एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिख देंगे वो, तो एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन KT -1, ये पूरी वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, एक्सपोनेंशियल KT -1। और यदि इसको हम कंपेयर करें प्लांक्स फॉर्मूला ऑफ रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी, if we compare it, if compared from Planck's radiation formula for energy density, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u न्यू इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यूब, 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब अपॉन एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी -1, ये बन जाएगा। तो यदि यहाँ से मैं कह दूँ कि B12 और B2 इक्वल है, तो इफ़ B12 इक्वल्स टू B21 इक्वल्स टू B, ये किसके बराबर हो जाए? B के बराबर हो जाए, तो हमारे पास रेशो बनेगा A21 अपॉन B21, A21 अपॉन B21 इक्वल्स टू A अपॉन B। तो ये जो रेशो हमारे पास बनेगा, ये क्या बनेगा? 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको याद रखना कि आइंस्टीन कोफिशिएंट का रेशो क्या होता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से ये करना है। और इसमें अब हमारे पास बचता है जो रूबी लेज़र है, और उसके अलावा जो हीलियम नियॉन लेज़र है, यानी कि जो लेवल 3 लेज़र है और 4 स्टेप लेज़र है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ बचती है कि जो 2 लेवल लेज़र है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे।